इतिहास जो है यानी कि जो हिस्ट्री है वो 3 भागों में बटा हुआ है। आपने कभी पहले पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा कि इतिहास जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। जो कि सबसे पुराना इतिहास जो होता है, बहुत पुराना, जब इंसानों का क्या हुआ था, बिल्कुल विकास हुआ ही था, इंसान आए ही थे, उस वाले समय काल को क्या कहा जाता है, प्राचीन इतिहास कहा जाता है। बीच वाले समय को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। और अभी यानी कि जो आधुनिक वाला, जो गांधी वाला समय था महात्मा गांधी जी का, उसको आधुनिक इतिहास कहते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ों से मिलकर आपका इतिहास बनता है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सेकंड वाला पोर्शन, जो कि मध्यकालीन इतिहास, जिसे मिडिवल हिस्ट्री कहते हो, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास है, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो अपनी कॉपी निकालिए और नोट डाउन करिए आज का अपना टॉपिक, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार करवा रहा हूँ, मध्यकालीन इतिहास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिडिवल हिस्ट्री का जो समय काल होता है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा 712 से लेकर 707 एडी का जो समय काल माना गया है वो किसका माना गया है? मिडिवल हिस्ट्री, जो कि मध्यकालीन इतिहास का माना गया है। इसी के अंदर सबसे पहले जो मुसलमान ने आक्रमण करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने, वहाँ से ये शुरू होता है। और मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ था, आखिरी जो शासक था जो कि औरंगजेब, वहां जाकर ये खत्म होता है। तो इतिहासकार का जो मानना गया है कि ये जो पोर्शन है, उसी पोर्शन को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन भारत कहा जाता है, मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ओके, तो आज जो हम मध्यकालीन आपका इतिहास है, उसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो सबसे पहले मुस्लिम ने आक्रमण करा था, जो सबसे पहले मुसलमान शासक उसने लागू करा था, वो कौन था? तो वो आपका सबसे पहले आक्रमण करा था, हमारा आज का टॉपिक है अरबों का आक्रमण। ओके, तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए, अरबों का आक्रमण। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये जो आप लिखवा रहे हो ये कौन सी बुक्स का है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एनसीईआरटी बुक्स क्लास से 8-6 से लेकर, जो कि अलग अलग पार्टीशन में अवर पास्ट 1, 2, 3 ऐसे करके 12 तक की इतिहास की जो बुक्स होती हैं, वो सारा का सारा एक निचोड़ लेके आए हो आपके सामने। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें पार्टीशन वाज यानी कि पार्ट वाज दे रखा है। मैं आपको एक जगह सारी की सारी चीजें संग्रह कर रखी है, मैंने इकट्ठी करवा रखी है। ओके, अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर इसका पीडीएफ दे दीजिए। तो ध्यान रखिएगा डियर, पीडीएफ मैंने बनने के लिए दे रखी है। जैसे ही पीडीएफ रेडी हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा वो आपको कैसे लेनी है, तो आप वहां जाकर पीडीएफ ले सकते हो। ओके, चलिए बाकी सारी बातें छोड़ते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अरबों का आक्रमण। तो सबसे पहले जो भारत में मध्यकालीन इतिहास में आक्रमण हुआ था वो अरबों ने ही किया था। और उसमें भी किसने करा था? तो सबसे पहले करा था मोहम्मद बिन कासिम, जिसका समय काल जो माना जाता है वो 712 से लेकर 714 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, पहली बार जो मध्यकालीन इतिहास में आक्रमण हुआ था किसने करा था? अरबों ने 712 में। 712 से लेकर 714 का जो समय काल यानी कि ये 2 साल जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में गुजारे थे। ओके, और यही समय काल माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। ओके, अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने भारत पर आक्रमण क्यों करा था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो ये जो मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा ना, वो बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा एकदम कहानी के माध्यम से, आपको इंटरेस्ट जगाते हुए। ओके, तो चलिए इस बात को समझ लीजिए कि इसने आक्रमण करा क्यों था। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले किसने आक्रमण करा था? अरबों ने। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से था? अरब से था। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप ये मैप में देख रहे हो, एक तरफ मैंने आपका ये गुजरात वाला साइड यानी कि इंडिया का ये वाला पोर्शन बना रखा है, और दूसरी तरफ आपको समझाने के लिए अरब बना रखा है। ओके, तो दोनों अलग अलग पोर्शन है। तो अरब जो था, अरब उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा था, उस समय अरब पर जो शासक कर रहा था, जो शासन कर रहा था, वो कौन कर रहा था? तो अल हजाज कर रहा था। तो आप बोल सकते हो उस समय जो अरब का रूलर कौन था? तो अल हजाज था। इसने ही मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। जो अल हजाज था, बोल सकते हो वहां का रूलर था, और उसका जो सेनापति था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अल हजाज के कहने पर ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा था। क्यों करा था? तो ध्यान रखिएगा, अरब के जो आपको भी पता है जो पहले व्यापार हुआ करता था वो अधिकतर पानी के जहाजों से हुआ करता था। ओके, तो जो अरब के जो जहाज थे पानी के, वो अक्सर जो थे वो सिंध से होकर गुजरते थे। तो आप सिंध देख रहे हो, हरे वाला पोर्शन जो है वो इंडिया में सिंध का पोर्शन कहलाता है।
तो अरब के जो पानी वाले जहाज थे व्यापार करने के लिए, वो सिंध से होकर गुजरते थे। उस समय जो सिंध पर रूल कर रहा था, यानी कि जो शासक था, वो था दाहिर नाम का एक शासक, जो कि किस वंश से आता था, तो ब्राह्मण वंश से आता था। इंपॉर्टेंट है, दोनों के शासकों का नाम याद रखिएगा। सिंध में जो उस समय रूल कर रहा था वो दाहिर था, अरब पर कर रहा था अल हजाज। तो वही जो आपके पानी के जहाज अरब के सिंध से होकर गुजरते थे, उसी पर दाहिर ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था और आक्रमण करके उनके जहाजों को कब्जा कर लिया था। तो इतिहासकार का यही मानना है कि दाहिर की अयोग्यता के कारण ही पहली बार मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करा था। अब ये जो जहाज थे वो दाहिर ने तो रख लिए, यही कारण बना आपका भारत पर आक्रमण करने का मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि अरब का जो उस समय शासक था अल हजाज, उसने सिंध के शासक दाहिर से कहा कि आपकी वजह से हमारा बहुत फाइनेंशियल, यानी कि जो आपकी संपत्ति का हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तो आपको ये जो संपत्ति हमारी नुकसान हुई है वो आपको पे करनी होगी, वो आपको भुगतान करना होगा। लेकिन दाहिर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम आपके जहाज नहीं लौटाएंगे और ना ही किसी प्रकार का भुगतान करेंगे। इसी से खफा होकर अल हजाज काफी गुस्सा हुआ और अल हजाज ने ही अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि तुम भारत पर आक्रमण करो और आक्रमण करके वो दाहिर को परास्त करके उसको मेरे सामने पेश करो। ओके, तो तभी मोहम्मद बिन कासिम 712 में अल हजाज के कहने पर उसने सिंध पर आक्रमण करा और सिंध के शासक जो दाहिर था उसको हराकर उसने सिंध पर, यानी कि भारत पर के जो एक पोर्शन माना जाता था, उस पर उसने कब्जा कर लिया। ओके, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी मोरल स्टोरी। कहने का तात्पर्य यही है, यही रीजन था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण करना सिंध पर। ओके, अब ये जो इसने आक्रमण करा और आक्रमण करके दाहिर को परास्त करके उसने सिंध पर आक्रमण करके उसने अपने उसके कब्जे में रख लिया और वो सिंध पर आने वाले 2 साल तक 712 से 714 तक रहा। और वहीं पर ही जब उसने दाहिर को आक्रमण करके परास्त कर गया तो दाहिर की 2 बेटियां थी, उन 2 बेटियों को ही उसने, अल हजाज के भी 2 बेटे थे, उनके लिए उसने कहाँ भेज दिया, उसको अरब भेज दिया उनके विवाह करने के लिए। अब इसके की आगे की पोर्शन जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं मोहम्मद बिन कासिम के, कि उसके द्वारा ये 2 साल में वो भारत में उसने क्या क्या करे थे, वहीं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और 714 में इसकी कैसे मृत्यु हुई उसके बारे में एंड में बात करेंगे। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखने हैं। तो पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब करा था। तो ध्यान रखिएगा, 712 में इसने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण करा था और 714 ईस्वी तक वो भारत पर रहा था, राज करा था उसने। ओके, सिंध में। अब यहाँ से कुछ आपके एनसीईआरटी पॉइंट्स बनते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहे। देखो, पहला पॉइंट साफ लिख रखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। इसी ने भारत पर आक्रमण करने वाला क्या बना, प्रथम मुसलमान बना। ओके, दूसरा, जब इसने आक्रमण करा था तो कहां पर करा था, तो सिंध पे आक्रमण करा था और वहां के शासक रूलर दाहिर को, जो कि ब्राह्मण वंश का था, उसको हराकर इसने वहां पर अपना कब्जा जमाया था। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार भारत पर जजिया कर यानी कि गैर मुस्लिम कर जो था वो किसने लगाया था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम ही था। ध्यान रखिएगा, समय समय पर ये जो आपका कर था यानी कि जो जजिया कर था वो लगाया गया, बाद में फिर हटाया गया, फिर लगाया गया, फिर हटाया गया। तो समय समय के अनुसार ये जजिया कर लगता रहा और हटता रहा। लेकिन सबसे पहले जो गैर मुस्लिम था यानी कि जो जजिया कर के नाम से जाना जाता था, उसकी शुरुआत किसने करी थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही करी थी। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अब ये जजिया कर होता क्या था इसको समझ लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करके सिंध को जीत लिया था, तो मोहम्मद बिन कासिम का कहना यह था, क्योंकि हमारा भारत देश कैसा था उस समय, वो हिंदू प्रधान देश था, वहां पर कोई भी ऐसा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई बच्चा कोई कमेंट करके कोई गलत वाली बात नहीं कहेगा। ये सारी चीजें मैं आपको हिस्ट्री के अनुसार बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ओके,
तो उस समय जो हमारा भारत देश था वो क्या था, वो हिंदू प्रधान देश था। ओके, तो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण करा था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि मुसलमान था, उसने ही कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपना इस्लाम धर्म अपनाकर मुसलमान बन जाएं, नहीं तो आपको जजिया कर देना होगा, यानी कि जो व्यक्ति मुसलमान होगा उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना, और जो व्यक्ति मुसलमान नहीं होगा उसको एक कर देना होगा जिसका नाम क्या होगा, जजिया कर होगा, जो कि आय का 1/2 से लेकर 2/3 तक हिस्सा हो सकता है, वो आपके आय के ऊपर डिपेंड करता था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। और ये जो जजिया कर था उसने कुछ छूट दे रखी थी मोहम्मद बिन कासिम ने, कि किसी भी विधवा या फिर कोई भी ब्राह्मण या कोई भी विकलांग व्यक्ति जो था उसको जजिया कर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो आपका ध्यान रखिएगा, आगे जाकर जो कि आपका फिरोज शाह तुगलक आएगा, वहाँ पर जाकर ये जो ब्राह्मण थे इनको हटा दिया जाएगा जजिया कर से, इनको भी आगे जाकर देना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो था, अब तक उसने ये छूट दे रखी थी कि किसी भी विधवा, किसी भी ब्राह्मण और किसी भी विकलांग व्यक्ति को जजिया कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने गैर मुस्लिम यानी कि मुसलमान छोड़कर जितने लोग हैं उन सबको क्या देना होगा, जजिया कर देना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोने के सिक्के चलाए। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत के अंदर थे सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के इससे भी पहले भी चल चुके थे, लेकिन यहाँ पर आपका मेन पॉइंट ये है कि इन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, वो धर्म सिक्के कहा जाता था, जो कि आज भी यूनाइटेड अरब ऑफ अमेरिका, ध्यान रखिएगा यूएई, यूनाइटेड ऑफ अरब जो है उसकी जो करेंसी का नाम है वो भी आज क्या है, धर्म ही है। ओके, तो सबसे पहले यानी कि जो आपके मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के चलाए थे उनको क्या कहा जाता था, धर्म सिक्के कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, और साथ ही साथ में आपका मोहम्मद बिन कासिम ही था जो कि अरबी घोड़े लेकर आया था भारत में, जो कि अब तक भारत जो मानता था युद्धों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानता था वो हाथियों को, क्योंकि मगध से ही आपके हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था प्राचीन इतिहास से ही। तो अब तक भारतीयों का ये मानना था कि हाथी जो है वो युद्धों में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम का यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा कि वो अपने साथ अरबी घोड़े लेकर आया था, जिसकी चुस्ती फुर्ती की वजह से ही आप हाथियों को उसने परास्त करा और वो सिंध पर जीतने में उसकी वो बहुत मदद करी थी। तो सबसे पहले अरबी घोड़े कौन लेकर आया था भारत में, तो मोहम्मद बिन कासिम भी अपने साथ लेकर आया था। ओके, और साथ ही साथ में खजूर की खेती और ऊँटों का पालन की शुरुआत भारत के अंदर किसने करी थी, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने ही करी थी। अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर सबसे पहले खजूर की खेती करी थी, इसने सिंध के अंदर करी थी। ओके, और अब तक भारत के अंदर ऊँट को पालतू जानवर नहीं माना जाता था, मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले ऊँट की पालन की शुरुआत करी, और उसी के द्वारा ये बोल सकते हो कि सबसे पहले हमने ये जाना कि ऊँट भी क्या है, एक पालतू पशु है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। खजूर की खेती जिसे आप डेट्स बोलते हो, आपको भी पता है, जो कि अरब के खजूर बहुत मशहूर होते हैं। ओके, क्योंकि वहां पर खजूर की ही खेती सबसे ज्यादा की जाती है। तो भारत के अंदर सबसे पहले खजूर की खेती कौन लेके आया था, मोहम्मद बिन कासिम, और साथ ही साथ में ऊँटों का पालना जो शुरू करा गया था वो भी इसी के द्वारा किया गया था। ओके, और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानचित्रावली, जिसे आप इंग्लिश में एटलस कहते हो, यानी कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप होता है, एटलस की जो शुरुआत यानी कि जो खोज करी थी वो किसने करी थी, तो सबसे पहले अरेबियंस यानी कि जो अरब के लोग थे उनके द्वारा ही मानचित्रावली यानी कि एटलस का निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ में अरबो यानी कि अरबिक्स का एक बहुत मशहूर वर्ड जो है आज हम भी यूज़ करते हैं, जो कि मॉनसून। मॉनसून भी एक ऐसा शब्द है जो कि अरबियों का यानी कि अरब से लिया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि एटलस का सबसे पहले निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा अरबिक्स यानी कि जो अरब के लोग थे उनके द्वारा करवाया गया था। ओके, तो ये 712 से लेकर 714 का जो समय काल था, ये 2 साल के अंदर अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर रहकर ये प्रमुख कार्य करे थे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई, तो आपका इतिहासकार कहने का जो इतिहास बनाया है, जिन्होंने लिखा है, उनका ये मानना है, उनके 2 फैक्ट्स थे। क्या क्या फैक्ट्स थे दोनों मैं आपको बता देता हूँ।
पहला फैक्ट ये था कि जब 712 पर उसने आक्रमण करके सिंध पे जीता और उसकी जो दाहिर थी, ब्राह्मण वंश का जो वो शासक था सिंध का, उसकी 2 बेटियों को उसने भेज दिया था अल हजाज के पास उसने उनके बेटों के लिए। तो जब उनकी बेटियों की शादी उनके बेटों यानी कि जो अल हजाज यानी कि अरब का शासक था जो, उसके साथ जब उसका विवाह करवाने की बात की गई, क्योंकि अल हजाज ने तो इसलिए मंगवाई थी उनकी बेटियां जो मोहम्मद बिन कासिम ने भेजी थी दाहिर की। ओके, तो जब उसका विवाह होने लगा, विवाह करने के बाद जब उन दोनों बेटियों को उन दोनों बेटे से करवा दिया गया, तो उन दोनों जो दाहिर की बेटियां थी उसने ही अल हजाज के कानों में कुछ बातें भर दी। क्या बातें भर दी? तो उसने कहा कि महाराज आप अपने बेटों के साथ हमारी विवाह तो करवा रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हमारी जो आबरू है वो मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी लूट ली और फिर आपके बेटों के लिए हमें भेजा है उसने। तो ये बात उसने बोल दी थी, जिसके कारण जो अल हजाज था वो बहुत गुस्से में आ गया और 714 में ही मोहम्मद बिन कासिम को भारत से बुला लिया गया अरब। और जैसे ही वो अरब गया वैसे उसके राजा यानी कि जो शासक था उस समय आपका अल हजाज, उसने उसका सिर कटवा दिया। ओके, तो ऐसे जो हुई थी वो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला 2 फैक्ट थे, पहला तो ये था और दूसरा फैक्ट आपका ये था कि इतिहासकारों का ये भी मानना था कि अल हजाज जो था उसको थोड़ा बहुत शक हो गया था मोहम्मद बिन कासिम के कहने से, और मोहम्मद बिन कासिम अपनी ईमानदारी को पूरा का पूरा प्रूफ करने के लिए उसने क्या करा, अपनी गर्दन कटवाकर उसने अरब भेज दिया था कि मैं आपके लिए पूरा का पूरा वफादार हूँ। ओके, तो ये 2 आपके इतिहासकारों का मानना था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझने की बात है कि अल हजाज का जो समय काल था वो ये आपका जो कहने पर, ईमानदारी करने पर जो मोहम्मद बिन कासिम भारत में रहा वो ये 2 साल रहा, 712 से लेकर 714। हमें उसकी मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसको अल हजाज के द्वारा मरवाया गया हो या उसने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपना गला कटवा के भिजवाया हो, कुछ भी करा हो। फैक्ट ये है कि 714 में उसकी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई, उसके बाद दोबारा वो कभी भी भारत पर उसने आक्रमण नहीं करा। ओके, तो ये समय काल था आपका 712 से लेकर 714, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो कि मोहम्मद बिन कासिम था। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा मध्यकालीन इतिहास 712 से लेकर जो 707 तक है, उसमें से मैंने आपको 2 साल पढ़ा दिया, 712 से लेकर 714। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, कोई फालतू चीज नहीं रखी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मध्यकालीन भारत जिसे इंग्लिश में मिडिलिव हिस्ट्री भी कहा जाता है, जिसका समय काल क्या था, तो 1000 से लेकर 1707 एडी यानी कि ईस्वी तक का जो समय काल माना जाता है वो आपका मिडिलिव हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का माना जाता है, जिसमें आपके अनेकों शासक आए जैसे कि मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, उसका फिर गुलाम वंश, उसके बाद में आपके ऐसे करके काफी आए थे। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा जो समय माना जाता है वो किसका माना जाता है, मिडिलिव हिस्ट्री का माना जाता है, जो कि हम सारे एक एक करके सबों को अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, जो कि अधिकतर एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मध्यकालीन भारत यानी कि मिडिलिव हिस्ट्री में सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण करा था मध्यकालीन में, तो एक आपका मोहम्मद बिन कासिम अरब था, उसके द्वारा आपका 712 एडी में सबसे पहले आक्रमण किया गया था, जिसके द्वारा सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए थे और उन्होंने जो भारत में महिलाएं रहती थी उसको अरब में ले जाकर 1-1 लाख रुपए में उसने बेच दिया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने करा था, तो मोहम्मद बिन कासिम अरब ने करा था। ओके, लेकिन वहां से बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने करा था, तो नाम ध्यान रखिएगा 712 एडी में करे थे। अब उसके बाद आ जाता है फिर आपका मोहम्मद गजनी, जिसका समय काल क्या था आपका, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद गजनी जो था वो आपका अफगानिस्तान से आया हुआ था, जिसका समय काल क्या था, तो 1001 से लेकर 1027, जो कि मैंने अभी आपको बताया मध्यकालीन भारत का जो समय काल था क्या था, 1000 से लेकर 1707 एडी तक, जिसमें आपका 1001 से लेकर 1027 तक जो आप ईस्वी में आक्रमण किया गए थे वो मोहम्मद गजनी की तरफ से किए गए थे, जिसने इस 27 सालों के अंदर टोटल 17 बार आक्रमण करे थे भारत पर, जिसमें से कुछ आक्रमण जैसे कि 1001 में इसने करा था बैटल ऑफ वहीद, दूसरा आपका 1008 में इसने करा था नगरकोट पर,
1025 में इसने करा था सोमनाथ पर, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है और सबसे ज्यादा इसका क्या माना जाता है आपका महत्वपूर्ण हमला, जो कि गुजरात में शिव जी का एक मंदिर है, उस मंदिर को इसने तोड़कर वहां से सारे के सारे जेवरात वगैरह सारे लूट कर ये अपने साथ ले गया था। ओके, और उसी के साथ साथ में इसने 1027 में जाटों पर, सिंघों पर आक्रमण करा था। इसने जो सबसे पहले आक्रमण करा था 1001 में बैटल ऑफ वहीद, जिसमें आपने किस पर आक्रमण करा था, तो कश्मीर का आपका हमला करा था इसमें, जहां का आपका शासक यानी कि राजा कौन था उस समय पर, तो जयपाल था। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर का राजा था वहां पर जयपाल, उस पर इसने आक्रमण करा था सबसे पहले 1001 में, क्योंकि पहला इसका आक्रमण था, इसलिए क्वेश्चन यहां से पूछे जाने के चांसेस हैं। इसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि आपका मोहम्मद ये जो गजनवी था, इसका आपका जो ऐसा कौन एकमात्र शासक था जिसने इसकी सफलतापूर्वक विद्रोह करा था, तो चंदेल शासक था एक विद्याधर, इसने इसका पूर्ण रूप से क्या करा था आपका, वो एकमात्र शासक रहा जिसने सफलतापूर्वक इसका विद्रोह करा था और उसके आपका सारी की सारी चीजों को नाकाम करने की कोशिश करी थी। ओके, उसी के साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य क्या था, तो भारत को लूटना, यानी कि भारत से पैसा लूटकर अफगान ले जाना, अफगानिस्तान ले जाना, बस इसका एक मात्र आपका क्या था, उद्देश्य था। इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत पर आक्रमण करके वहां पर शासन करना। और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कि 1000 से लेकर आपका मैंने बताया 1027 तक इसका समय था, 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ साथ में इसके साथ में आया था एक अल-बुरूनी नाम का व्यक्ति, जो कि भारत आया था और इसने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम क्या था, किताब उल हिंद नाम था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका और पूछा जा भी चुका है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी लिखी गई है अल-बुरूनी के द्वारा। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अल-बुरूनी किसके शासनकाल में आया था, तो वो किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। ओके, इस किताब में लिखा क्या है, तो भारत के विस्तारित जानकारी इस किताब से आपको मिलती है। और इसी के साथ साथ में फिर दोषी नाम का एक व्यक्ति भी आया था, जिसने क्या लिखा था, तो शाहनामा लिखा था। अब ये शाहनामा क्या है, तो ध्यान रखिए, गजनवी की आत्मकथा बोल सकते हो इसके बारे में आपका शाहनामा के से आपके गजनवी के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो ये शाहनामा किसके द्वारा लिखा था, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। जब इसकी मृत्यु हो गई मोहम्मद गजनवी की, तो उसके मृत्यु के बाद 150 साल के बाद फिर आपका एक और आक्रमणकारी आया, जिसका नाम क्या रखा था, मोहम्मद गोरी नाम था। और वो भी कहां से आया था, आपका अफगानिस्तान से आया था। और ध्यान रखिएगा, ये जो आया था अफगानिस्तान के गौर इलाके से आया था, जगह का नाम है वहां पर गौर, उस जगह से ये आया था। और मोहम्मद गौरी जो था, उसने ज्यादातर जो हमले करे थे वो कहाँ करे थे, भारत के पश्चिम और उत्तर दिशा में करे थे, क्योंकि अफगानिस्तान कहाँ को पड़ता है, आपका पश्चिम और उत्तर दिशा में ही पड़ता है आपके भारत के, इसलिए उसने जो ज्यादातर हमले करे वो आपके पश्चिम और उत्तर पश्चिम पर उसने आक्रमण किए थे। ओके, मोहम्मद गौरी ने जो सबसे पहले अपना आक्रमण करा था वो उसने 1178 में करा था। और किसके ऊपर, तो मूलराज द्वितीय के ऊपर इसने सबसे पहला अपना आक्रमण करा था भारत में। लेकिन मूलराज द्वितीय ने क्या करा, मोहम्मद गौरी को वहां से हराकर भगा दिया था। ओके, लेकिन मोहम्मद गौरी फिर भी हार नहीं माना, उसने कुछ समय के बाद यानी कि 1191 में उसने फिर से हमला करा। और वो हमला किस नाम से जाना गया, तो तराइन का पहला युद्ध जाना गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखिए 1191 में पहला युद्ध हुआ था। किसके बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान ने यहां पर फिर मोहम्मद गौरी को हराकर भगा दिया। यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने यही गलती कर दी कि जिंदा जाने दिया मोहम्मद गौरी को हराने के बाद। फिर मोहम्मद गौरी ने क्या करा, कुछ समय के बाद फिर आक्रमण का प्लान बनाया, उसने फिर योजना बनाई और एक साल बाद यानी कि 1192 में उसने दोबारा युद्ध करा। और उस युद्ध का नाम जो रखा गया तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें किसके बीच हुआ था, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गया, यानी कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कैसे, तो उसने हराया था जयचंद की मदद से। ध्यान रखिएगा, कई बार आपको एक मुहावरा सुनने को मिला होगा कि आपके आसपास जयचंदों की कमी नहीं है। तो वो जयचंद कौन था, तो जयचंद एक आपका एक गद्दार था, जिसकी बेटी ने स्वर्णगीत, जिस बेटी का नाम था उसने चौहान से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। तो विवाह करने के बाद जो कि उसके पिता उसके हक में नहीं था, इसलिए उसने दुश्मनी निभाने के लिए यानी कि आपका वहां पर उसने किससे हाथ मिला लिया था, गौरी से हाथ मिलाकर उसने क्या करा,
आपका जयचंद को हरवा दिया। तो दूसरी बार जब उसने आक्रमण करा तो गौरी ने चौहान को हरा दिया था, किसकी मदद से? जयचंद की मदद से। अब जयचंद कौन है आपको पता चल गया होगा। चलिए फिर गौरी ने क्या करा, 1194 में एक लड़ाई हुई जिस लड़ाई का नाम रखा गया चंदावर की लड़ाई। तो अगर आपसे पूछा जाए चंदावर की लड़ाई कब हुई थी तो 1194 में हुई थी, जिसमें गौरी ने क्या करा, तो गौरी ने जयचंद को मार डाला था। और फिर 1194 से लेकर 1206 तक जो मोहम्मद गौरी था वो भारत के लाहौर शहर में रहा। तो काफ़ी समय तक रहने के बाद जब 1206 में उसको अपने घर की याद आई तो 1206 में जब गौरी अपने शहर गौर वापस लौटने लगा था तब उसे रास्ते में आदिवासियों ने गौरी को मार डाला। तो गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो रास्ते में जब वो गौर शहर लौट रहा था अपने, तो वहां पर आदिवासियों ने उस पर आक्रमण करके उसको मार डाला था। और वो कौन से आदिवासी थे, तो पंजाब के खोखर आदिवासी थे, उनके द्वारा इसको मारा गया था, गला काट दिया था इसका और इसको मार डाला था। ओके, फिर इसके बाद में इसी का आपका कौन था, एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने वहां पर शासन करना शुरू करा। तो दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तान ऑफ दिल्ली के अंदर जो आते हैं वो आपके 5 इंपॉर्टेंट वंश आते हैं। कौन कौन से, तो पहला आता है आपका गुलाम वंश जिसका समय काल 1206 से लेकर 1290 का था। दूसरा आता है आपका खिलजी वंश जिसका समय काल 1290 से लेकर 1320 का था। तीसरा आता है आपका तुगलक वंश जिसका समय काल 1320 से लेकर 1398 का था। चौथा आता है आपका सैयद वंश जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसका समय काल 1358 से लेकर 1451 तक आता है। और पांचवा आता है आपका लोधी वंश जिसका समय काल 1451 से लेकर 1526 में। और 1526 में ही पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये थे आपके सुल्तान ऑफ दिल्ली के 5 वंश। इन 5 वंशों को हम आज अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरा अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका समय काल क्या था, तो 1206 से लेकर 1210 के ईस्वी का जो समय काल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। समय को ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने अपनी राजधानी जो कर रखी थी उस समय की वो लाहौर कर रखी थी और इसके साथ साथ में इसको लाख बख्श की उपाधि भी धारण कर रखी थी। अब ये लाख बख्श की उपाधि क्या थी, तो ध्यान रखिएगा ये क्या था, एक गुलाम था। तो गुलाम को लोग शासक मानने के लिए यानी कि उस समय का राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इसने सब लोगों के बीच में 1-1 लाख रुपए बांटे थे। यानी कि सब लोगों को अपना राजा बनाने के लिए, राजा बोलने के लिए, समझने के लिए सब लोगों को इसने 1-1 लाख रुपए दिए और 1-1 लाख रुपए मिलने पर सब लोगों ने इसको क्या मान लिया था, राजा मान लिया था। इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी और इसी ने ही कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार की जो शुरू की 3 मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी और इसके साथ साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया था वो भी इसी के द्वारा बनवाया गया था। ओके, और फिर 1210 में इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। यानी कि घोड़े पर चढ़कर एक गेम होता है चौगान, वो चौगान को खेलते हुए इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद इसका गुलाम जो था इल्तुतमिश वो बन गया था अगला शासक, जिसका समय काल क्या था, तो 1210 से लेकर 1235 का जो समय काल था वो इल्तुतमिश का समय काल था, जिसने अपने लाहौर से राजधानी बदलकर कहाँ लाया, वो दिल्ली लाया। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत करी। अब ये एकता प्रणाली क्या थी, तो ध्यान रखिएगा जो सैनिक थे उस समय के, उन सैनिकों को वेतन की जगह पर क्या दिया जाता था, जमीन दी जाती थी। मतलब जो आप आजकल सैनिक देख रहे हो वो सैनिकों को क्या मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन उस समय पर इल्तुतमिश के समय पर उनको क्या दे दिया जाता था, जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। उसी को क्या कहा जाता था, एकता प्रणाली कहा जाता था। और साथ ही साथ में इसने चालीसा की शुरुआत करी। अब ये चालीसा क्या थी, तो ध्यान रखिएगा उस समय के 40 मजबूत लोगों का एक समूह था जो कि सारी चीजों का निर्णय लेने के लिए, सलाह करने के लिए एक आपका पूरा का पूरा एक समूह बनाया गया था, जिसको किस नाम से जाना जाता था, चालीसा के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा 40 मजबूत लोगों का वो समूह था। और इसके साथ साथ में ही शुद्ध अरबी सिक्के इसने जारी किए थे, जिसको क्या कहा जाता था, तो टका कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके चांदी के सिक्के किसके समय काल में थे, तो ध्यान
ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश के जो समय काल था उसमें जो आपका टका था वो क्या था, चांदी और तांबे के बने सिक्के हुआ करते थे। ओके, और इसने कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो पूरा करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ने नीचे की 3 मंजिल बनवाई थी और बाकी ऊपर की 2 मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण समाप्त करवाया गया था, पूर्ण करवाया गया था। और इसके मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को क्या बनाया गया, अगला शासक बनाया गया, जिसका समय काल क्या था, तो ध्यान रखिएगा 1236 से लेकर 1240 ईस्वी का जो समय काल था वो रजिया सुल्तान का था। ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी डीएसएसबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान का समय काल क्या था, तो 1236 से लेकर 1240 का जो समय काल था वो आपका रजिया सुल्तान का था। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी, तो ध्यान रखिएगा जो ये आपकी महिला थी रजिया सुल्तान थी वो पहली ऐसी शासक बनी जो कि दिल्ली की क्या थी, महिला सुल्तान थी। और उसने 2 वस्त्र पुरुषों की तरह पहनने शुरू करे। कौन कौन से 2 वस्त्र, तो पहला इसने पहनना शुरू करा काबा जिसे टोपी कहते हैं, और दूसरा कुल्हार जो कोट की तरह होता है, कोट बोल सकते हो आप उसको। इन दोनों चीजों को इसने पहनना शुरू करा क्योंकि वहां पर लोग एक महिलाओं को शासक के रूप में नहीं देख रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए इसने अपना जो धारण था वेशभूषा वो लड़कों की तरह करनी शुरू कर दी। याकूत जो था ये रजिया का जो सुल्तान थी उसका अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड था, और इसी के भाइयों ने यानी कि जो आपके रजिया सुल्तान थे इसी के भाइयों ने इसको है ना केथाल नामक जगह पर ले जाकर इसकी हत्या कर दी थी, यानी कि इसको मार डाला था क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी वो महिला थी और किसी को भी इसका शासन करना पसंद नहीं आ रहा था, खासकर इसके भाइयों को। तो केथाल नामक एक जगह थी, वहां पर ले जाकर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी इसके भाइयों के द्वारा। और उसकी मृत्यु के बाद उसके बाद जो बना अगला शासक वो बलवन बना, जिसका समय काल क्या था, तो 1246 से लेकर 1290 का जो समय काल था वो बलवन का समय काल था। तो आप देख सकते हो रजिया सुल्तान की जो हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो कब हुई थी, 40 में, और ये कब बना शासक, 46 में। तो ये जो 6 साल थे ना वो एज ए नॉर्मल काल था, जो कि बलवन जो था एज ए प्राइम मिनिस्टर की तरह, जैसे आप देखते हो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर 2 होते हैं, लेकिन सही शक्ति जिसके पास होती है वो राष्ट्रपति होता है, तो वो एज ए पीएम के रूप में यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था ये 6 साल बलवन। लेकिन धीरे धीरे ये अपनी ताकत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार सैनिक से सेनापति, सेनापति से शासक बना, और 1246 से लेकर 90 को जो समय काल था वो किसका था, बलवन का समय काल था, जिसने क्या क्या शुरुआत करी थे, तो ध्यान रखिएगा सिजदा की शुरुआत करी थी। अब ये सिजदा क्या होता है, तो लेट कर प्रणाम करना, यानी कि पूरा नीचे जमीन पर लेट कर हाथों से प्रणाम करने को क्या कहा जाता, सिजदा कहा जाता था, जो कि बलवन ने शुरू करवाया था। और नवरोज त्योहार की शुरुआत करवाई थी और लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। अब ये लौ और रक्त की नीति क्या थी, तो ध्यान रखिएगा जो बलवन था जो कि आपकी चालीसा की शुरुआत करवाई थी इल्तुतमिश ने, उसका एक सदस्य था, उसका एक मेंबर था, वो 40 आपके अच्छे यानी कि जो मजबूत लोग थे उस समूह का एक सदस्य था। इसलिए इसने जो उसके बाद जब ये शासक बना उस 40 लोग में से एक उठ के आया शासक बनने के लिए, तो इसको ऐसा लगा कि उन्हीं 40 लोगों में से अब कोई उठकर और कोई शासक ना बन जाए मेरी जगह पर, इसलिए इसने लौ और रक्त की नीति अपनाई। मतलब किसी ना किसी तरीके से अपनी चालाकी से उसने जो 40 मेंबर थे उस मजबूत सदस्य के, मजबूत आपके समूह के, उसने किसी ना किसी तरीके से सबको मार डाला था। ओके, तो उसी को क्या कहा गया था, लौ एवं रक्त की नीति कही गई थी, क्योंकि इसको ये डर था जैसे कि ये शासक बना है वैसे ही उस चालीसा का कोई सदस्य और यहाँ पर आकर शासन ना करने लग जाए, इसलिए इसने किसी न किसी तरीके से सबको मरवा डाला था। और साथ ही साथ में इसने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दीवान ए अर्ज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ओके, और फारसी कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो बलवान के ही दरबार में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो कि भारत में तबले और सितार का जो आविष्कार किया गया था वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे तूतिया हिंद की उपाधि मिली हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तूतिया हिंद भारत में किसको कहा जाता था, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। और बलवन की जो मृत्यु हुई थी वो प्राकृतिक रूप से हुई थी और गुलाम वंश का अंतिम शासक बना शंभुद्दीन केमर्स।
और गुलाम वंश के पतन के बाद आया खिलजी वंश, जिसका समय काल था 1290 से लेकर 1320 का समय काल, जिसमें काफी अनेक शासक आए थे। और जिसने खिलजी वंश की संस्थापना की थी वो कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खां खिलजी, जिसका समय काल क्या था? तो 1290 से लेकर 1296 का जो समय काल था वो जलालुद्दीन खिलजी का था, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इसका जो सेनापति था, जो कि इसी का ही भतीजा, जो बोल सकते हो आगे जाकर इसका दामाद बना था, अलाउद्दीन खिलजी, उसी ने ही अपने चाचा की यानी कि अपने बोल सकते हो ससुर की भी हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था। फिर इसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1320 ईस्वी, जो कि ये समय काल था अलाउद्दीन खिलजी का समय काल था। इसने एकता प्रणाली की समाप्त कर दी थी और सेना को स्थायी रूप से शुरुआत करी थी इसने। तो जैसे कि आपका इल्तुतमिश ने जो एकता प्रणाली की शुरुआत कर रखी थी, जिसमें सेना को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, जमीन के टुकड़े दे दिए जाते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही एकता प्रणाली की समाप्त कर दिया था और सेना को क्या करा था? स्थायी रूप से शुरुआत करी थी। मतलब नगद वेतन शुरू देना कर दिया था सैनिकों को, ना कि जमीन के टुकड़े दिए जाते थे। तो उस समय पर जो अलाउद्दीन खिलजी थी वो आपके सेना जो थे उसकी, वो सेना को 234 जित्तल जो दिए करते थे प्रति महीने एक सैनिक को दिया करता था। अब ये जो 234 जित्तल थे उस समय के लिए एक सैनिक के लिए बहुत कम होती थी, बहुत कम सैलरी थी एक तरीके से। तो इसलिए इसने एक बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल आप देखते हो फौजियों वगैरह के लिए दिल्ली कैंट यानी कि कैंटीन ओपन रहती है, जिसमें सामान क्या होता है आपका? वो सस्ते दामों पे मिलता है। क्यों? क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता। तो उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार नियंत्रण करा था, उसमें मूल्य नियंत्रण कर रखा था, जो कि सारा सामान जो मिलता था वो कैसा मिलता था? कम दामों पे मिल जाता था। इसलिए जो सैनिक थे उस समय के वो 234 जित्तल पर कार्य करने के लिए तैयार हो गए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समय पर कितने सैनिकों को दिया जाता था वेतन? तो 234 जित्तल दिया जाता था प्रति सैनिक को। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने अपने समय पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। और उसके साथ साथ में इसने कुतुब मीनार का जो मुख्य दरवाजा है आलिया गेट वो बनवाया था। उसी के साथ में जमैत खान मस्जिद, हजार खंबा मस्जिद और उसके साथ में सीरी फोर्ट यानी कि सीरी किला भी इसी के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक बना मुबारक खिलजी, जिसका समय काल इसी के बीच में ही आता है। वो पूर्ण रूप से कहीं पर विस्तारित नहीं है, तो समय इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो मुबारक खिलजी था इसी को ही खलीफा के नाम से भी जाना जाता था, जिसको उस समय पर बगदाद भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, खलीफा या बगदाद लिखा है तो ध्यान रखिएगा। मुबारक खिलजी को ये उपाधि मिली गई थी। और इसके बाद बना था खिलजी वंश का नेक्स्ट शासक खुसरो खान, जो कि अंतिम शासक था खिलजी वंश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और फिर आए तुगलक वंश, जिसका समय काल क्या था? 1320 से लेकर 1398 का जो समय काल था वो तुगलक वंश का था। और जिसकी नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक, जिसका समय काल क्या था? तो 1320 से लेकर 1326 का जो समय काल था वो गयासुद्दीन तुगलक का समय काल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि तुगलक वंश का जो संस्थापक रहा था वो गयासुद्दीन तुगलक ही था, जिसने अपने सेनापति यानी कि उसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था? तो जूना खान, जो कि आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया था। उसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको फादर ऑफ रिवर यानी कि नहरों का इसने बहुत ज़्यादा निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ रिवर किसको कहा जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्यों? क्योंकि इसने नहरों का जो निर्माण करवाया था वो बहुत ज़्यादा करवाए थे। और 29 बार इसने मुगलों का जो आक्रमण हो रहे थे उस समय पर, उसको इसने क्या करा था? विफल करा था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि इसने भारत के अंदर मुगलों को आने नहीं दिया था। फिर इसके बाद बना मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि कौन था? वो उसका सेनापति यानी कि आपका गयासुद्दीन तुगलक जो था उसके
आपके स्वागत के लिए इसने एक लकड़ी का पुल बनवाया था, जिस लकड़ी के पुल के ढह जाने से उसके नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका सेनापति, जो कि क्या नाम था उसका, जूना खान नाम था, वही आगे जाकर क्या कहलाया, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अगला शासक बना तुगलक वंश का, जिसने तुगलकाबाद के अंदर एक जगह की स्थापना करी जिसका नाम था जहांपना। अब ये जहांपना नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, तुगलकाबाद जो थी वो तुगलक वंश की राजधानी थी, जहां पर इसने एक जगह का निर्माण कराया था जहांपना, जिसका मतलब क्या होता है, तो जहां का मतलब होता है सभी लोगों के लिए और पनाह का मतलब होता है शरण, यानी कि सभी लोगों के लिए वो शरण देने के लिए एक जगह का इसने निर्माण करवाया था। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में इसने बहुत सारे काम करे थे, लेकिन किसी भी काम में क्या हुआ था, सफल नहीं हो पाया था। जैसे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने शुरुआत करी थी, दोआब में कर वृद्धि करी थी, राजधानी इसने परिवर्तित करके दौलताबाद यानी कि तुगलकाबाद से दौलताबाद ये राजस्थान अपनी राजधानी लेके गया था। खुरेसान पर इसने चढ़ाई करी थी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अटैक ऑन खुरेसान पर किसने अटैक करा था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, वो वहां से भाग खड़ा हुआ था, वो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर हार गया था। ओके, उसी के साथ साथ में इसने अमीर ए कोली बनवाया था, जो कि क्या था, तो वो इंपॉर्टेंट था, क्या था, कृषि से रिलेटेड था, मतलब कृषि को सुधार करने के लिए उसने इस चीज का इसने निर्माण करवाया था। ओके, और साथ ही साथ ने इब्न बतूता, जो कि एक महान कवि था, वो इसी के दरबार में था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि इब्न बतूता किसके दरबार में था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही था, और इसने चमड़े के सिक्के की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, चमड़े के जो सिक्के चलवाए थे वो किसने चलवाए थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। और 1351 में पंजाब में, जो कि थाटा नाम की जगह है, वहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने इतने सारे काम करे थे, इसलिए इसमें किसी भी काम में जो था ये सफल नहीं हुआ था, इसलिए इसको पढ़ा लिखा पागल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ा लिखा पागल की उपाधि इसको मिली थी। ओके, और फिर आया फिरोज शाह तुगलक, जिसका समय काल क्या था, तो 1351 से लेकर 1358 का जो समय काल था वो फिरोज शाह तुगलक का समय काल था, जिसने जजिया कर की शुरुआत करी, यानी कि वहां पर जो हिंदुओं थे, हिंदुओं पर इसने जजिया कर की शुरुआत कर दी थी। मतलब जो मुसलमान थे वहां पर किसी को भी किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन जो हिंदू थे उनको जजिया कर के रूप में कर देना पड़ता था, यानी कि हिंदुओं पर इसने जजिया कर की शुरुआत करी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने शुरुआत करी थी, तो फिरोज खां तुगलक ने शुरुआत करी थी। और दिल्ली के चारों तरफ इसने बाग बगीचे लगवाए थे, यानी कि जो दिल्ली था उसको चारों तरफ हरा भरा करने के लिए इसने बाग बगीचे लगवाए थे। उसी के साथ में हिसार नामक एक शहर इसने बसाया था। दीवान ए खैरात एवं दीवान ए बदगान, जो की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। ओके, और 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। अब ये तैमूर कौन था, तो ये एक तुर्की था, जिसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया था, और तुगलक वंश का जो राजा था वो वहां से भाग खड़ा हुआ, और तैमूर ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया पूरा। और जाते जाते उसने उस समय वहां पर एक अपना सैनिक छोड़ दिया, जिसने का नाम क्या था, खिजार खान। उसी ने ही सैयद वंश की स्थापना करी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं सैयद वंश की। तो ध्यान रखिएगा, सैयद वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका ये ध्यान रखिएगा इसका समय काल क्या है और इसकी स्थापना किसने की थी। तो सैयद वंश का समय काल क्या था, तो 1398 से लेकर 1451 का जो समय काल था वो सैयद वंश का था, जिसकी स्थापना किसने करी थी, तो खिजर खान ने करी थी। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह इसका अंतिम शासक था। ओके, और इस वंश के पतन के बाद आया लोदी वंश, जिसका समय काल क्या था, तो 1451 से लेकर 1526 का जो समय काल था वो लोदी वंश का था, जिसकी स्थापना किसने करी थी, तो बहलोल लोदी ने करी थी। और इसी के समय काल में ही बहलोल सिक्के चला करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद आया सिकंदर लोदी, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा बनवाया गया था आगरा शहर को। ओके, और इसके बाद इब्राहिम लोदी बना था अगला शासक, जिसको 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 में, और यहाँ पर बाबर जीत गया था और मुगल वंश की उसने स्थापना कर दी थी।
यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की सारा खत्म हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मुगल वंश। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।